नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल-चाल हैं आपके? सर जी, हम तो बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, हम भी बहुत-बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे-राधे। आज जिस इंसान को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गौर से देखिए इस इंसान को। इसी का है ऑल इंडिया रैंक 24 सीए इंटरमीडिएट मई 2024 एग्ज़ाम और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके टेक्स्ट में 88 मार्क्स हैं। कितने? 88 मार्क्स हैं। देखो, 80 के ऊपर एक-एक नंबर को बढ़ाना मान के चलो 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आ रही है बात? 88 मार्क्स अपने आप में बहुत वज़न रखता है और रैंक साथ में 24 कमाल कर दिया। अभिनव, आपको हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपके थैंक यू परिवारजनों को सर। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अच्छा, तो मैं अभिनव बुलाऊँ कि कबूतर बुलाऊँ? मर्जी है सर आपकी। आज हमारे कबूतर ने नाम कर दिया भाई साहब 24th नंबर की रैंक लाकर। दैट्स ग्रेट। तो अभिनव, हम आपसे कुछ ऐसे ही जनरल डिस्कशन करेंगे। तुम दोस्त हो हमारे, कबूतर हो हमारे। तो यस पहले तो सर। मुझे ये बताओ कि आपके जो बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली रैंक होल्डर्स के साथ में, कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर वो तो कोई फिक्स नहीं है, गोल सेट करते थे दिन का। हुँ। मतलब वो गोल सेट अचीव हो जाता था जितने बजे भी, उसी टाइम खत्म हो जाता था दिन का काम सारा। हुँ, हुँ, हुँ। बेसिकली गोल ही अचीव करने थे दिन के। अच्छा, दिन का गोल सेट करते थे, तो आपका जो मतलब टाइम टेबल टाइप बनाया था कुछ कि भई अगले 3 महीने मैंने ये करना, 4 महीने में या 5 महीने में ये करना है मैंने? ऐसा कुछ बनाया सर था टाइम टेबल? बेसिकली मेरे पास 5 मंथ पूरे थे रिवीजन के लिए। ठीक है, 5 महीने। हुँ। हाँ, तो मैंने जो पहले 2 महीने थे उसमें तो मेरा था कि एक बार मतलब पूरी डीप में जाके रिवीजन करनी है, 2 महीने में वो हो गया था। हुँ, क्योंकि जैसे जैसे हम रिवीजन करते हैं फिर टाइम कम लगता रहता है। हुँ। तो मल्टीपल रिवीजन करी थी, लगभग 5-6 बार रिवीजन करी हर सब्जेक्ट की। हुँ। तो बस यही था, रिवीजन ही रिवीजन करिए सर, और रिटर्न प्रैक्टिस बहुत करिए सर। राइटिंग प्रैक्टिस करिए। यस सर। पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, हम रैंक होल्डर्स के भीतर से कुछ वो जो कलाकारियाँ इन्होंने हटके कर रखी है ना, उनको निकालने की कोशिश करते हैं। मैं बार-बार क्लास में आपसे कहता हूँ राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग। मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाया था कि यार टी एग्ज़ाम में बहुत सारा बच्चा फेल हो जाता है। इस वजह से नहीं कि उसे नॉलेज नहीं है, नॉलेज होती है, लेकिन उस नॉलेज को कागज़ पर लिखना नहीं आता है। बात को पढ़ना, समझना और उसे कागज़ पर लिखना, ये 2 अलग-अलग बातें होती हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ अभिनव? यस सर। हाँ, तो इसलिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इवन मैं तो अपनी क्लास के अंदर भी जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते थे, सर आप डेली देते थे वो क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन। हाँ, कि एक क्वेश्चन चलो मैं करके दिखाऊँगा, यहाँ पर लिख कर दिखाऊँगा एग्ज़ाम कंडीशन में ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि मेरे सर लिख सकते हैं एग्ज़ाम कंडीशन में, तो हम क्यों नहीं लिख सकते? और 2 क्वेश्चन आपको मिला करते थे होमवर्क के तौर पर कि आपको ये एग्ज़ाम कंडीशन में बैठ के लिखने हैं। देखिए, जो लिखना है अभिनव, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आप मुझसे एग्री करेंगे, ये कोई 1-2 दिन की चीज़ नहीं होती है। और ये ऐसा भी नहीं होता कि मैंने 15 मिनट भाषण दे दिया और आपको लिखना आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वो तो एक डायरेक्शंस होती है कि भाई आपको कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली आपको लिखना आता है, लिखते, 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 लिखते खुद भी समझ में आना शुरू हो जाता है कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ पर आप सही कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इवन 15 दिन की प्रैक्टिस में ही आपको समझ में आ जाएगा कि यस, मुझे इस तरह से एग्ज़ाम में लिख कर आना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं अभिनव कि जब एग्ज़ाम पूरे साल तो अपना नहीं करेंगे कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस, लेकिन एग्ज़ाम से 10-15 दिन, हफ्ते भर पहले वो शुरुआत करते हैं। यार उस समय नर्वसनेस भी इतनी ज़्यादा होती है, तो राइटिंग प्रैक्टिस तो भूल ही जाइए, उस समय कुछ नहीं होता। या कुछ तो इतने भी अल्ट्रा लेजेंड होते हैं बच्चे कि नहीं मैं तो एग्ज़ाम में ही डायरेक्ट लिख दूँगा। अरे भाई नहीं हो सकता ऐसा। आपने ये पढ़ लिया कि भाई कार चलाना ऐसे सीखें, किताब पढ़ ली पूरी भाई, एक ने 4 किताबें पढ़ ली। लेकिन वो एक्चुअल में आपसे कार चलवाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके। इसलिए मेरा हमेशा से राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस पर बड़ा जोर रहा है और अभिनव ने भी बताया कि उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस पर खूब की है और यही रीजन है उनका। मैं कहता हूं ये आपका सबसे बड़ा रीजन है। आपकी रैंक 24 है और आपके मार्क्स 88 हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। सर वो भी टैक्स का पेपर भी 2.5 घंटे में पूरा हो गया था सर सारा। 2.5 घंटे में पेपर पूरा हो गया? बताइए, बच्चों का पेपर पूरा नहीं होता, उसका 2.5 घंटे में पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो तो हम करा ही देते हैं, हम भी अपना पूरा एफर्ट्स करते हैं, आप भी हमारे साथ साथ चलते हो। वो कंसेप्ट क्लैरिटी में कहीं कोई इशू नहीं रह जाता है, ठीक है? लेकिन आपके एंड पर चीज बचती है राइटिंग प्रैक्टिस की। वो आपके ऊपर रहता है कि आप कितने अच्छे से करके चल रहे हैं उसको, और उसी से आपके नंबर बनते हैं। दैट्स ग्रेट। तो देखिए चलो। इंटरेस्टिंग बात यह है
तब पूरे दिन में हैट्रिक हो जाता था ना, बिल्कुल थक जाते थे सर, तब आपकी क्लास देखते थे। अच्छा। मेरी दादी को बहुत पसंद थी सर आपकी क्लास, किसको? दादी जी को। अरे भाई साहब, अभिनव ऐसे कमेंट हमें बहुत सारे मिलते हैं कि दादी को बहुत, खास तौर पे दादियों को बहुत ज्यादा पसंद आती है क्लास हमारी। क्या क्योंकि और बोलते हैं? बाकी सर सारे बताते रहते हैं सर, आप अपनी वाइफ को लेके आए थे एक बार क्लास में, वो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाला सीन था, हाँ। वो पसंद आते हैं सर वो। और आप मजाक भी राधे राधे करते हो सर, उनको तो ये चीज ठीक लगती है। अच्छा। अच्छा। तो अभिनव मुझे ऐसा लगता है, देखो जो जैसे टैक्सेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि टैक्सेशन और मैथमेटिक्स इनको इक्वल प्लेस पे रखना चाहिए। क्यों? कि नोटिस किया होगा आपने कि मैथमेटिक्स बहुत सारे बच्चों का तो अल्ट्रा फेवरेट होता है और बहुतों के लिए बहुत ही गंदा होता है ना? या तो बहुत फेवरेट होगा या बहुत गंदा लगेगा, वो बीच में कोई सोल्यूशन नहीं होता मैथमेटिक्स का। सिमिलरली टैक्स का होता है, जिसको समझ में आया उसके लिए फेवरेट बन जाता है, और जिसको समझ नहीं आता है, रेक्टाफिकेशन की तरफ मूव करता है, तो उसके लिए सबसे भारी सब्जेक्ट वही बन जाता है, टैक्स का। तो मेरा मानना यह है कि यार हर कंसेप्ट आसान नहीं होता, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं थोड़े से बड़े बिगड़े हुए से होते हैं, तो उनको अगर हम किताबी लैंग्वेज से पढ़ाते हैं तो मजा नहीं आता, उतना स्ट्रेस आता माइंड के ऊपर, समझ में तो आते हैं बट स्ट्रेस आता है। उसी स्ट्रेस को फ्री करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन देके चलते हैं क्लास के अंदर, चाहे वो ईआरसी का डेमो हो, चाहे वो सिक्योरिटी लैंडिंग के ऊपर हमारा डेमो हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर का डेमो रहा हो, तो वैसे करके। तो आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, जो हमारे क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है या वाकई में यूजफुल होते हैं? सर अभी तक यही चीज याद में रहती है सर, वो तो पढ़ा हुआ तो भूल जाते हैं। अच्छा। सर एक वो आपका जीएसटी रिफंड वाला था, तब आप सिंगापुर गए थे, अच्छा। वो अब तक याद है सर। सही बात है, उससे ना एक एक फिल्म बनती है दिमाग के अंदर, और फिल्में हमेशा याद रहती हैं। ग्रेट। अब अभिनव, अगला पॉइंट, जीएसटी पोर्टल। शायद ही ऐसी कोई क्लास रही होगी जहां पर जीएसटी पोर्टल ना खुलता हो हमारा। यस सर हम यस। हमेशा से फोकस कर रहे हैं और ये हमारा एक अटूट मानना है कि अगर जीएसटी पढ़ रहे हो और बिना जीएसटी पोर्टल के पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ एक सर्कस के शेर हो, आप जंगल के शेर बन ही नहीं पाए। तो मैं तो 2020 से जीएसटी पोर्टल को पढ़ा रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने हालांकि नए सिलेबस में मैंडेटरी कर दिया है, बट हमारा तो पहले से ही मानना था कि नहीं यार, जीएसटी पोर्टल का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। आपकी ओपिनियन क्या है और किस तरह से इसने आपके 88 मार्क्स में योगदान दिया है? सर क्योंकि थ्योरिटिकल लाइफ के साथ प्रैक्टिकल भी जरूरी है सर। हम्म। सर ये चीज याद रहती है कि वहां पे ऐसा खोला था, टीआरएन भरा था, वो 15 डेज तक वैलिड रहता है, हम्म। मतलब पैन बेस होता है। ये चीज याद रहती है सर, वो दिमाग में आधी बार एमसीक्यू में सर बहुत मदद करती है सर ये, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज याद रहती है, वहीं से क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू का। बिल्कुल ठीक बात। जब थ्योरी पढ़ाई जाती है किताब से और ये बताया जाता है कि भाई रजिस्ट्रेशन आपका पेन बेस्ड होता है, तो बात समझ में तो आई है, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूं ये वाला। लेकिन जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल पर जाते हो और वहां देखते हो बेटा पैन नंबर आपको डालना पड़ रहा है, उसका ओटीपी आ रहा है, वो डालना पड़ रहा है, अब जीवन में कभी भूल नहीं सकते। तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसे प्रैक्टिकल के साथ अप्लाई करते हैं तो आके आपका कॉन्सेप्ट रूट से क्लियर होता है, और अगर कॉन्सेप्ट रूट से क्लियर होता है तो फिर तो लिखना बड़ा आसान हो जाता है। एक और बात बच्चा पूछता है, देखिए दो ही तो एलिमेंट हैं, नंबर लाने के दो ही एलिमेंट है, कंसेप्ट क्लैरिटी और राइटिंग प्रैक्टिस, तीसरा तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, सीधी सी बात यही है ना? तो कंसेप्ट क्लैरिटी के अंदर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, बच्चा पूछता है कि यार लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी लिखें? लैंग्वेज का मतलब कोई उर्दू फारसी नहीं। क्या आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि सर जी वो स्टडी मैटर की लैंग्वेज लिखनी है, मैं तो बोलता हूँ लिखना, लिख स्टडी मैटर की लैंग्वेज। पूछता है सिराज जैसे कि लिख ही देगा, वो पॉसिबल नहीं होती है। पॉसिबल ही दूसरा, नहीं है सर। दूसरा क्या अ, आपके बुक की लैंग्वेज लिखनी है? भाई वो भी नहीं लिखी जा सकती। आप अपने खुद के नोट्स बना लो, ठीक है, सारे नोट्स आपने खुद के बना लिए चैप्टर वाइज, क्या आप वो वाली लैंग्वेज लिख दोगे? आप वो भी नहीं लिख पाओगे। तो यार जब खुद की लैंग्वेज को नहीं लिख पा रहे हो आप, तो दूसरे की लैंग्वेज को क्या लिखोगे? क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मानना यह है कि लैंग्वेज तो आपकी, भाई जो वहां उस समय सरकमस्टांसेस के अंदर जो आपका मनोस्थिति है वहां पर, उसके हिसाब से लैंग्वेज तो आपकी अपनी खुद की ही होती है। और जहां तक सवाल है कीवर्ड्स का, तो कीवर्ड्स तो लिखते लिखते राइटिंग प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि कौन सा कीवर्ड है यस कौन सा नहीं, अलग से एफर्ट मानने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, अपना नेचुरल व्यू पॉइंट देना
भले ही वो चाहे मुझसे कॉन्ट्रेरी क्यों ना हो, ठीक है अभिनव? देखो हम कोई ऐसी बात तो करते हैं नहीं कि यार पहले तुमसे मैंने फोन पे बात कर ली कि भाई अभिनव ऐसे बोलना है, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें ये जवाब देना है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते यार, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर इंटरव्यू का पर्पस ही फेल हो जाता है। फायदा है। हाँ, फायदा ही क्या, फिर वो उसका कोई लॉजिक नहीं रह जाता है। बच्चा इस चीज को देखता है, समझता है, सीखने की कोशिश करता है, जो जिसको आगे एग्जाम देना। तो आपका बिल्कुल नेचुरल व्यू पॉइंट होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे लैंग्वेज के ऊपर, कि कौन सी लैंग्वेज लिखनी चाहिए? सर कितनी कोशिश कर लो वो लैंग्वेज बुक वाली तो लिखी ही नहीं जाती सर, क्योंकि एग्जाम में एक तो प्रेशर इतना होता है, वो जो पहले का होता है भूल जाते हैं, पर यह है कि अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है ना, तो इतने मैच्योर तो हो ही जाता है बच्चा कि लिख सकता है अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो कीवर्ड तो याद में रहते ही हैं, बस एक थोड़ा सेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना होता है बस। हम्म। सेक्शन नंबर हो ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सर आंसर लिखते हुए। ये हाँ लैंग्वेज मतलब नहीं अपनी। तो लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं है सर इसमें। तो आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था 100 नंबर का? यस सर। दैट्स ग्रेट। तो नंबर कहाँ कटे फिर, ये 12 नंबर कहाँ कटे आपके? सर वो मंगवाई है, अभी कॉपी आएगी तो बताऊंगा सर, शेयर करूंगा। हैं? अभी कॉपी मंगवाई है वो आरटीआई से, अभी आई नहीं है। देख रहा है विनोद, 88 नंबर वाला कह रहा है ऐसे की तैसी कॉपी मंगाऊंगा, देखूंगा नंबर काटे कहाँ इन्होंने मेरे, ऐसे कैसे काट लेंगे मेरा नंबर। ये होता है कॉन्फिडेंस। इतने नंबर लाके भी सब्र नहीं, तो 2 पास होते हैं आराम से, आराम से खुशी खुशी पास होते हैं 288 नंबर में। ठीक है। खैर बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट कि आपको 12 नंबर का मलाल आ रहा है कि यार मैं तो ठीक लिख के आया था, नंबर काटे कहाँ मेरे ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ यार, पढ़ाई लिखाई की चलो बात हो गई अपनी ये, इसके साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी स्टडी को अफेक्ट करते हैं, थर्ड पार्टी फैक्टर्स। तो आप अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए क्या करते हो? सर जैसे बैडमिंटन खेलने का शौक है सर, वो खेले जाते थे। हम्म। तो थोड़ा बहुत जैसे फ्रेंड्स आ जाते थे, रोज तो नहीं सर, कभी कभी, क्योंकि वो भी कॉलेज में जाते हैं, तो छुट्टियां होती कभी कभी मिल लिया, बात कर लिया। ऐसे नहीं तो बैडमिंटन खेलने का शौक है सर, वही खेल के आते थे। अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए कुछ योगा वोगा या कुछ अपना लाइक प्राणायाम या कुछ ध्यान वगैरह ऐसा कुछ था? हालांकि इस उम्र पे होता नहीं है, बट आपने कुछ किया था सर ऐसा? नहीं था। नो सर। नहीं नहीं, दैट्स गुड। क्योंकि देखो ध्यान में क्या होता है, ध्यान का मतलब किसी एक चीज पर लगातार फोकस करना होता है। और मेरा मानना यह है कि आप भले ही ऐसे ना बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ वही फोकस बना के रखें तो ये अपने आप में एक ध्यान ही तो है। समझने की कोशिश करें जरा। ध्यान में क्या करते हैं हम, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर या किसी एक पॉइंट पर लगातार फोकस करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा ध्यान इकट्ठा हो, ठीक है? वो ऐसे होता है जैसे चाकू पर धार दे रहे हैं हम। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपने जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप नहा ही रहे हो, चाहे आप खा ही रहे हो, है ना, तो आप उसी एक्टिविटी पर अगर लगातार अपना फोकस बना के रखें तो ये भी एक ध्यान ही तो है, और यहीं से आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है। चलो, बहुत अच्छी बात। अच्छा, जो एग्जाम टाइम में बच्चा क्या करता है अभिनव, कि नॉर्मली अपने शेड्यूल को चेंज कर देता है वो, अचानक से सडनली, कि पहले किसी अलग पैटर्न पे पढ़ रहा था, जैसे मान लो दिन में पढ़ रहा था तो अभी रात में भी पढ़ना शुरू कर दिया, या रात में पढ़ता था दिन में पढ़ना शुरू कर दिया है, या फिर वो जैसे आप बताते हो बैडमिंटन खेलते थे तो जो बच्चा कुछ खेल खेल रहा होता है तो उसे भी बंद कर देता है, टीवी देखना बंद कर देता है, ये सब सब एक्टिविटीज बंद कर देता है, सिर्फ पढ़ाई में घुस जाता है। क्या ये सही है? क्या आपने कैसे किया था इस लास्ट के जो कुछ डेज रह जाते हैं एग्जाम वाले उनमें? सर बल्कि मैं तो थोड़े पेपर से 5-10 मिनट दिन पहले ही थोड़ा रिलैक्स होने लगा, थोड़ा थोड़ा कम करने लगा था, हम्म। क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो जाता है शुरू से पहले, पर मैं थोड़ा प्रेशर ढीला करने के लिए थोड़ी कम कम करते गया था। हम्म। और थोड़ा पहले मैं रात को ज्यादा पढ़ता था, फिर मैंने सुबह शिफ्ट कर दिया था पढ़ना, हम्म। क्योंकि क्योंकि आगे शिफ्ट करने के एग्जाम आ रहे थे, तो रात तक तो पॉसिबल था नहीं। हम्म। तो 10 दिन पहले ही थोड़ा सुबह सुबह करने लग गया था, पढ़ने शुरू कर दिया था, हम्म। और थोड़ा रिलैक्स होने लगा था पहले पेपरों से पहले ही। हम्म। अच्छा, कुछ आपने नोट्स वगैरह भी बनाए थे हमारे सब्जेक्ट में, अपने खुद के नोट्स, या जो मैंने किताबें सर दी आप थी? सर आपकी बुक ही सफिशिएंट है सर, वो सारे नोट्स ही हैं, अलग से नोट नहीं जरूरत बनाए नहीं आपने? पड़ी। अच्छा, पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बच्चे जो लगातार डिमांड करते हैं और हम उनकी डिमांड को हमेशा पूरा करते रहते हैं। अब आप देखना खुद से, बच्चों के कहने पर उन्होंने कहा जी मुझे तो हैंड रिटन एक बुक बना कर दो। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर आकर के, हमने ना एक हैंड रिटन बुक तैयार करी है। एंड सर वहाँ पर चार्ट तो काफी अच्छा है, वो वाला जो जीएसटी वाला है, वो जिस्ट ऑफ गेट जीएसटी, वाले। बाबा की ब्यूटी। हाँ हाँ।
उसके पीछे कारण है, वो हर बच्चे की पसंद बनता है और ये बात धीरे धीरे समझ में आती है, डे वन पे समझ नहीं आती है क्या हो रहा है ये, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आती है क्योंकि जीएसटी ऐसे राउंड राउंड चलता है, क्यों घूमता है, इस तरह से है कि आप सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर इंटरेस्ट प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ लिया आपने, एग्जम्पशन, रिवर्स चार्ज, बिना बाबा की बूटी के आप रिवर्स चार्ज से पहले तक तो ठीक ठीक चल जाओगे, लेकिन जैसे रिवर्स चार्ज का चैप्टर आएगा और आपके पास बाबा की बूटी का वो सर्कल नहीं है तो आप वहां से गुमराह होना शुरू हो जाओगे, यार कि ये हो क्या रहा है, यहां पर आकर फंस जाओगे। लेकिन वो आपका चार्ट ऐसा है जो आपको फंसने नहीं देता है कि यार ये चीज तो यहां से बाहर निकल गई तो आगे जाने का मतलब ही क्या बनता है इस पे यार, ठीक है। अब यहां पर मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा ना, ये आईपैड दिख पाएगा संदीप क्या, देख नहीं तो ऐसे पाएगा, कहीं अरे रे, नहीं दिख पाएगा, एक मिनट रुको जरा, कहाँ दिखा जरा, ये रहा, हाँ, नहीं दिख पाएगा। हालांकि मैंने एक बुक तैयार की है हैंड रिटन, अपने बहुत अपने खुद के हाथ से लिखी हुई है वो, ऐसा नहीं कि स्टाफ को इसमें शामिल किया हो, और लगभग 110 पेजेस के अंदर आपका इंटायर जीएसटी मेरे हाथ से लिखा हुआ मिलेगा। मतलब ये उस तरह के नोट्स है जैसे कभी 11th 12th में वो कॉपी नहीं बनती थी अपनी और रिवाइज करने के लिए कॉपी का इस्तेमाल किया करते थे, वही वाली कॉपी मैंने बना कर दे रहा हूं बच्चों को इस बार के लिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा ये काम करेगी और बच्चों का मैंने कुछ चैप्टर सैंपल के तौर पे दिए भी हैं, तो बहुत अच्छे से बच्चों को लाइकिंग उसमें आ रही है। अच्छा, अब ना हमने तो बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिए जो बच्चे हमसे लगातार पूछते रहते हैं। अब आराम से अपना टाइम लेकर हमें ये बताओ, आप अपनी खुद की सक्सेस को कैसे डिफाइन करोगे? आई मीन टू से कि जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि यार ये गलतियां मत करना या ये वाले काम आपको करने ही करने हैं? कुछ पॉइंट्स आप हमें बताइए। सर एक तो सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया से दूर रहना है, ठीक है, सर और वो ये थोड़े महीने की मेहनत है सर, वो जो जिस दिन रिजल्ट आता है ना, जिस दिन रैंक आती है, उस दिन की गूज बम्स अलग ही होते हैं सर, अंदर से आते हैं जो वाइब्स आती हैं, हम्म उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता सर। हम्म और मल्टीपल रिवीजन सर जरूरी है। आपने कितने लिए थे? मैंने मल्टीपल रिवीजन 5-6 तो करी है सर। गुड, 5-6 कर लिए, और और रीडिंग रिटन प्रैक्टिस। रिटर्न प्रैक्टिस, और और क्या बोलते हैं उसको, जो आरटीपी आती है, हम्म एमटीपी आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो आपने आरटीपी का सॉल्यूशन यूट्यूब से देखा था या खुद से सॉल्व करी थी? सर खुद से सोल्व करी थी, फिर यस, आंसर देखे थे क्या आते हैं। यस, यस। अभिनव, आरटीपी आते ही मेरे पास कॉल और मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, सर आरटीपी सॉल्व करा दो, आरटीपी सॉल्व करा दो। अबे यार मैं तो सॉल्व करा दूंगा पर तेरे किस काम का रह जाएगा वो? अबे आरटीपी का मतलब क्या होता है? रिवीजन टेस्ट पेपर, कि आपने अपना रिवीजन कर लिया है और पेपर से इंस्टीट्यूट कुछ कुछ ऐसा पूछेगा, भाई प्रैक्टिस करके देख ले, रिहर्सल करके देख ले, ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, करके देख ले कहां गलती होनी, कहां इस तरह से आप पता लग रहा है। लेकिन बच्चा क्या है, उसका पर्पज ही खो देता है कि नहीं आप सॉल्व करा दो, मैं बस देखूंगा, मैं लिख नहीं सकता हूं, मैं पढ़ नहीं सकता हूं। ये भारी मिस्टेक बच्चा करता है और समझता नहीं है, मैं बार बार हर बार यही कहता हूं। सर मेरा मानना तो ये था सर, जितनी गलती होगी उतना मेरा फायदा होएगा। यस। क्योंकि वो चीज याद रहती है सर, जो एक बार गलती हो जाती है वो नहीं फिर गलती होती सर पेपर में। चलो, आरटीपी एमटीपी भी सॉल्व किया था आपने? यस सर। अच्छा, तो आरटीपी एमटीपी भी आपने सॉल्व किया नहीं? आप मुझे दिख रहा है कि आपकी सक्सेस के पीछे एक ही चीज घूम फिर कर आ रही है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपने मल्टीपल रिवीजन लिए और लिख लिख के देखा है। टेस्ट दिए थे क्या आपने हमारे जो क्लास में हुए थे? यस सर, वो जो आपकी तब क्लास चल रही थी, रोज क्लास चल जाते थे वो पीडीएफ में एमएस हम्म वर्ड पे लिखे होते थे सर, वो करे हैं रोज। कितने परसेंट मार्क्स आते थे उसमें आपके, कितने परसेंट? सर शुरू शुरू में तो कम ही थे, हम्म क्योंकि तब इतना पता नहीं होता था, फिर धीरे लिखना धीरे नहीं आता बढ़ते था, गए सर। लिखना नहीं आता था। डर भी लगता था एक बार तो, हम्म और मन भी नहीं करता था। हम्म ये है कि शुरू में एक दो बार लिखते रहते हैं ना, फिर मन करता है लिखने का, हम्म फिर आदत बन जाती है। हम्म अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सब शुरू में लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, अब सुन लीजिए ध्यान से बच्चे, और लेकिन फिर भी आपने लिखो यार, जो है जैसा है लिखो, और लिखते लिखते फिर वो चीज अच्छी लगने लग जाती है और फिर आपका कलम ही चलती है, ये विश्वास मानना मेरा।
जो बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होगा ना, वो रिवीजन करते समय भी पेन चलाएगा अपना रफ पेपर पे कि यार ये ऐसे 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 करके वो अपने आप हैबिट में आएगा ही आएगा। और जिसका रिवीजन करते करते ऑटोमेटिकली पेन चलना शुरू हो जाए ना, भाई मान लेना पक्का पक्का रैंक आएगी ही आएगी, रोक नहीं सकता कोई। अरे सबसे बड़ी समस्या यही है, लिखना नहीं आता यार। बस टिप्स देख लो, यूट्यूब के वीडियो दिखवा लो यार, उस टीचर ने ऐसे बताया, उस टीचर ने ये टिप्स दिए। अबे टिप्स का अचार डालोगे, कुछ नहीं होता टिप्स का यार। जब तक खुद से नहीं लिखना सीखोगे कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। और अभिनव, हरियाणा करनाल से हैं आप, यस सर। मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मा बाहर हैं, बुलाएं। बुलाओ। मम्मी। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप? ठीक। आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, थोड़ी सी बात करनी है हमें आपसे। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे की आप मेहनत रंग लाई है। और देश में, इतना बड़ा देश है हमारा, इसमें 24 नंबर की रैंक लेकर आना और हमारे खुद के सब्जेक्ट में 88 मार्क्स लेकर आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसका जो क्रेडिट है वो जाता है आपको। हाँ, थोड़ा बहुत अभिनव को भी जाता होगा, लेकिन क्रेडिट जाता है नहीं, आपको। आपको भी जाता आपको भी जाता है सर, आप पढ़ाते हो अच्छी तरह पढ़ाया। जी हाँ। जी। वो मेरा लड़का कहता है सर, तुम देखो सर का पढ़ाना कितने अच्छी तरह पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, मेरे को भी दिखाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप मतलब क्या खिलाती पिलाती थी अभिनव को? ऐसा कुछ खास था क्या नाश्ते में, लंच में, डिनर में? नहीं, नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब भक्ति में भी ध्यान है इसका, हमारा भी इसका भी शुरू से खाटू श्याम में बहुत तो विश्वास है। अच्छा, हाँ, तो जाते हैं थोड़ा सा। खाटू श्याम आप? हाँ, जाते हैं जी, सारे जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो पूरा भगत है, इसने ये लेकर आए थे खाटू श्याम ने घर अच्छा पे। हाँ, अच्छा शुरू से है सर। अच्छा। मतलब भक्ति के ज्यादा वो है इसमें, मतलब पढ़ाई में भी शुरू से ही, और मतलब भक्ति में भी। हम्म। 1 घंटा पूजा करते हैं सुबह। अच्छा, हाँ। हमारे घर में भी यही माहौल है। तो वैसे ही घंटी और शंख बजना शुरू हो जाते हैं और कोई 9-10 बजे तक चलते हैं लगातार। कोई कभी कोई मंदिर में बैठा है, कभी कोई बैठा है, वैसे करके अच्छा लगता है। माहौल घर का बहुत अच्छा बनता है और एक पॉजिटिव एनर्जी भी यहाँ पर आती है और असर पड़ता है परिवारजनों पर इस चीज का। और तो अभिनव शुरू से ही ऐसा था, मतलब क्योंकि रैंक लाना कोई ऐसा नहीं कि 6 महीने 1 साल की मेहनत करी और रैंक आ गई है, ऐसा नहीं होता है। वो तो बच्चे की परवरिश उसी ढंग नहीं से की सर, जाती है शुरू से ही। शुरू से ही है सर। अच्छा। शुरू से ही फर्स्ट आया है, शुरू से ही। ये हाँ +2 में भी फर्स्ट आया था सारे उसमें, मतलब ये स्कूल में हाँ। फर्स्ट आए थे। क्या बात है, क्या बात है, और अभिनव साथ तारीफ में करो। फाउंडेशन भी की सर। हम्म। फाउंडेशन भी की साथ में। अच्छा और मतलब +2 भी की, +2 में भी अच्छे नंबर आए, और मतलब फाउंडेशन में भी अच्छा। तो 340 आए थे, मतलब 360 आए थे सर 400 में से। आई ग्रेट। और तो आप इनकी पढ़ाई में कुछ कंट्रीब्यूट करते थे डायरेक्टली, लाइक जैसे कि मतलब कुछ दिन के टारगेट्स दे दी कि भाई तुझे आज इतना काम करना है या ये करना है, या ये खुद ही करते थे सारा कुछ? ये अपने आप करते हैं सर, ये शेड्यूल बना के रखते थे। मतलब आज इतना मैंने करना है, सारे मतलब शाम तक हम्म अपना शेड्यूल बना के रखते हैं ये। हम्म 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 बल्कि वो हम्म। मेरी लड़की भी सीए कर रही है सर, इसने अच्छा, भी शिक्षा देगा नु कौन से स्टेज पे हैं अभी? फाइनल है सर वो। फाइनल है सर। ओह बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर जी। आपकी स्टूडेंट रही है सर वो भी। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो दीदी ने रिकमेंड किया फिर आपको कि सर से क्लास लेना?
यस सर, फाइनल की भी सर आपकी ले रखी है उसने। अच्छा, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिनव, हम यही चाहेंगे कि आपका जो भविष्य है और भी उज्ज्वल हो और ही ब्राइट हो और आप फाइनल में ऑल इंडिया टॉप करें और उससे भी आगे चलकर फिर आप खूब सारा नाम कमाएँ, खूब सारा पैसा कमाएँ, खूब सारी इज़्ज़त कमाएँ और माता-पिता का बहुत-बहुत ध्यान रखना। और याद रखना, अभिनव, मैं तुम्हारे लिए मैसेज दे रहा हूँ मैं, कि जब एक बहुत बड़े आदमी तुम बनोगे ना, तो माता-पिता के स्ट्रगल को भी भूलना मत, ठीक है? हमेशा अपने से ज़्यादा आपको ये सँभाल के रखने हैं। धरती पर अगर भगवान है तो माता-पिता ही होते हैं। और मैंने अपने हर इंटरव्यू के अंदर बच्चे के साथ-साथ माता-पिता से भी बात करी है मैंने, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि रैंक तो बच्चे की आती है, बट उसके पीछे जो मेहनत लगी हुई होती है दिन-रात की, वो माता-पिता की होती है। तो उनका योगदान सबसे बड़ा होता है और वो अतुलनीय होता है। और जितनी खुशी माता-पिता को बच्चे की कामयाबी पर होती है, शायद ही इस ब्रह्मांड में किसी और को होती हो। तो असली क्रेडिट तो आपको जाता है। और चलो, अब मैं अभिनव, इन आपसे जो हमारा डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छी हमारी बातें हुई हैं। मैं इनको थोड़ा समराइज़ करता हूँ। नंबर 1, कि टारगेट्स ज़रूर होने चाहिए पढ़ाई करते समय। नंबर 2, मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए। नंबर 3, राइटिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और नंबर 4, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी एटसेट्रा टेस्ट रिहर्सल्स होने चाहिए। अगर ये सब कुछ आपके पास में है, पूरी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ आप ये कर सकते हो, तो रैंक लाना बड़ी बात नहीं रह जाएगी। रैंक आपकी आराम से आ सकती है और सब्जेक्ट में भी आपके बहुत शानदार नंबर आ सकते हैं। दादी भी हैं क्या? दादी ताऊ जी गए हुए हैं उधर, अच्छा, अब चलो कोई लड़का बात हुआ नहीं, हुआ है। वरना दादी से भी हमारा बात करने का मन था कि दादी से एक बार बात करते हैं हम, ठीक है? तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और आपको मेरा नमस्ते है। और अभिनव, तुम्हें ढेर सारा प्यार और खूब सारे आप तरक्की करो लाइफ के अंदर। जय जय श्री राधे। जी सर, थैंक यू। थैंक यू।